वो जवान लड़की रोती हुई मेरे पास आई। उसके माथे से खून निकल रहा था। मैं घबरा गई जब वो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज मेरी इज्जत बचा लो, वो मुझे पकड़ लेगा। मैं जल्दी से उस लड़की को अपने साथ ले गई। वो लड़की बहुत प्यारी भी थी। मैंने उसे गर्म दूध और खाना देकर दवा दी। रात को जब पति आए तो उन्हें बताया कि मैंने अपनी दोस्त की बहन को कुछ दिनों के लिए घर में रखा है। पति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अगले दिन उस लड़की के चीखने की आवाज आई तो मैं डर गई। जैसे ही मैं बाहर गई, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो मेरे पति को देखकर डर रही थी और मेरे पति भी डरे हुए थे। जब अचानक उस लड़की ने मुझे अपनी कमर दिखाई, जिसे देखते ही मैं पत्थर की हो गई, क्योंकि मेरा नाम शालिनी है और यह मेरे जीवन की कहानी है। मैंने अभी अभी 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, एक परीक्षा जो मेरे लिए नई मंजिलों की शुरुआत थी, लेकिन जिसने मेरे लिए जीवन का एक और ही इम्तिहान तैयार कर रखा था। मैं 16 साल की थी। अभी तो मुझे अपने भविष्य के सपनों को रंग देना था, कॉलेज जाना था, खुद को साबित करना था, लेकिन किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया भी नहीं था कि मेरे चाचा के बेटे विनीत का रिश्ता आ गया। विनीत का परिवार न सिर्फ मालदार था, बल्कि हमारे शहर का एक मशहूर और प्रभावशाली घराना भी था। उनकी दौलत और शोहरत के किस्से हर जुबान पर थे। मेरे पिताजी की आंखों में उनकी अमीरी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वह फौरन राजी हो गए। विनीत का रिश्ता उनके लिए एक ऐसी नेमत था जिसका उन्होंने शायद सपनों में भी तसव्वुर नहीं किया था। लेकिन मेरा दिल इस रिश्ते को मानने से इनकार कर रहा था। विनीत के बारे में मैंने जो कुछ सुना था और जो कुछ उसे दूर से देखा था, उससे मुझे हमेशा लगा कि वह एक घमंडी और चालाक लड़का है। उसकी बातचीत में एक अहंकार था और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे बेचैन कर देती थी। उस समय हमारे परिवार में लड़कियों की राय की कोई खास अहमियत नहीं थी। बड़ों का फैसला आखिरी होता है। यह वह सिद्धांत था जिस पर हमारा पूरा परिवार चलता था। मेरी छोटी सी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था। मेरी खामोशी ही मेरा एकमात्र हथियार था और मेरी आंखों की बेबसी मेरी सच्ची कहानी सुना रही थी। अभी बातचीत चल ही रही थी कि एक और रिश्ता आ गया। ये पिताजी के एक और भाई का बेटा अभिमन्यु था, जो रिश्तों में मेरे चाचा का बेटा भी था। अभिमन्यु का रंग गोरा, कद लंबा और उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी मासूमियत थी। वह बहुत ही सभ्य और नेक दिल लड़का था। उसका चेहरा उसके व्यक्तित्व का आईना था। मेरा दिल धीरे धीरे अभिमन्यु को पसंद करने लगा था। उसकी मौजूदगी में मुझे एक सुकून महसूस होता था। लेकिन चूंकि पिताजी पहले ही अपने भाई को वादा दे चुके थे, उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया और कहा कि अभिमन्यु के बारे में कोई बात न की जाए। उनका यह फैसला मेरे दिल को तोड़ देने वाला था। अभिमन्यु भी मुझे बहुत पसंद करता था। उसकी आंखों में मेरे लिए एक खास किस्म की मोहब्बत और आदर दिखाई देता था। लेकिन बड़ों के फैसले के सामने वह भी बेबस और खामोश था। विनीत से शादी और उसका अंजाम। मेरी शादी हो गई और दूसरे दिन जब मैं अपने मायके मिलने आई तो मेरी माँ ने देखा कि मेरा चेहरा खुशी से चमक रहा था। शायद यह पहली बार था कि मैंने इतनी खुशी महसूस की थी। सोने के गहनों में जो विनीत के परिवार ने मुझे पहनाए थे, मैं किसी देवी जैसी लग रही थी। मैंने माँ को बताया कि विनीत मेरा बहुत ख्याल रखता है और मेरी हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी करता है। मुझे सुकून की सांस आई कि मेरे अंदेशे गलत साबित हुए। विनीत घमंडी नहीं, प्यार करने वाला शख्स था। वाकई माता पिता के फैसले संतान के लिए सबसे अच्छे होते हैं। मैं अपने नए घर में बहुत खुश थी, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत में खुशी नहीं लिखी होती। शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे कि एक रात विनीत का एक सड़क हादसा हो गया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और खुशियों का महल पलक झपकते ही रेत का ढेर बन गया। वह मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। खुशी के दिन बहुत छोटे होते हैं। विनीत के लिए हर आंख में आंसू थे। मैं बस एकातक उसके चेहरे को देखे जा रही थी। वह कुछ ही दिनों में वह शख्स मेरे लिए इतना कीमती हो चुका था। एक जवान मौत ने विनीत के माता पिता की भी कमर तोड़ दी थी। उनका भी ऐसा हाल था जैसे उनके शरीर में कोई जान ही न हो। दफन के बाद सब चले गए। कई दिनों तक मेरी तबीयत खराब रही। मेरे पिताजी ने मेरा बहुत इलाज करवाया, तब जाकर मैं ठीक हुई। मगर उदासी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। सब मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन विनीत के बिना सब कुछ बेमानी था। विनीत की तरफ से काफी जायदाद मेरे हिस्से में आ गई थी, जिसकी देखभाल फिलहाल मेरा भाई कर रहा था। अभिमन्यु की वापसी और मेरा इनकार जिंदगी आपको समझदार बना ही देती है। वक्त के साथ हम भी बदल जाते हैं। मैं भी समझदार हो गई।
मेरे घर वाले लगातार मुझसे दूसरी शादी की बात कर रहे थे, लेकिन जब भी वे बात करते मुझे गुस्सा आता और मैं अपने बाल नोचने लगती। शायद यह एक तरह से मेरा गुस्सा और मेरी बेबसी का इजहार था। अभिमन्यु ने अभी तक शादी नहीं की थी। फिर एक दिन अभिमन्यु का रिश्ता फिर से मेरे लिए आया, लेकिन मैंने सख्ती से इनकार कर दिया कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। मैं घर वालों के जोर से तंग आ गई थी। एक दिन मैं अपनी सहेली रोहिणी के घर जा रही थी कि सामने से मुझे अभिमन्यु आता दिखाई दिया। मैं वहीं रुक गई। मेरे कदमों में जैसे जान ही नहीं थी। वह कहने लगा, मान जाओ शालिनी, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे दुख होता है। इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी तुम अकेले कैसे गुजारोगी? उसकी आवाज में एक सच्ची मोहब्बत और दर्द था। मैं तुमसे प्यार करता हूं और इसीलिए तुम्हारी शादी के बाद भी घर नहीं बसाया। मैंने महसूस किया कि उसकी मोहब्बत कितनी गहरी थी। बार बार पिताजी को भेजा, लेकिन तुम्हारे घर वाले कहते हैं कि तुम मानती नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि खुद तुमसे बात करूं। मैंने कहा, मेरे दिल में अब किसी के लिए जगह नहीं है, आप लोग मुझे मजबूर मत करो। उसने दुखी नजरों से मेरी तरफ देखा और बोला, आपका शुक्रिया, मैं चलता हूं। अभिमन्यु के जाने के बाद भारी कदमों से मैं अपनी सहेली के पास चली आई, लेकिन मेरा दिल उस वक्त भी उन्हीं सोचों में था। मैं क्या करूं? अब सब लोग मेरे पीछे शादी की बात लेकर पड़ चुके थे। रोहिणी मेरा एकमात्र सहारा थी, जिससे मैं हर बात शेयर कर सकती थी। एक दिन मुझे पता चला कि वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रही है। मैंने उसे फोन किया और उससे शिकायत भी की, लेकिन सब मेरे जैसे तो नहीं होते, जिन्हें भविष्य की फिक्र नहीं होती। रोहिणी को कुछ बनना था, वह शुरू से ही काबिल थी। उसके जाने के दिन मैं उससे मिलने गई तो उसने कहा, मैं तुमसे संपर्क में रहूंगी। हमने नम आंखों के साथ एक दूसरे को गले लगाया। उस दिन मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वह मुझे हर दूसरे तीसरे दिन फोन करती थी। पहले तो कुछ अरसे उसके फोन आते रहे, फिर वह सिलसिला भी बंद हो गया। शायद मेरी किस्मत में यही था। हर प्यार करने वाला रिश्ता मुझसे दूर था। घर वालों को भी शिकायत थी कि मैं उनकी नहीं मानती। अभिमन्यु से शादी और एक नई कहानी। मैं जिंदगी के और भी झमेलों में पड़ गई। कभी कभी विनीत की याद आती तो उसके लिए दुआ कर देती। फिर एक दिन मुझे एक फोन आया। वह अभिमन्यु का था। उसने बताया कि उसके पिता की तबीयत खराब रहती है और वह चाहते हैं कि अपने बेटे की खुशी देख लें। और तुम जानती हो, मेरी खुशी तुम ही हो। अभिमन्यु ने मुझसे कहा कि जो मैं कहूं वह करने के लिए तैयार है, बस मैं उससे शादी कर लूं। मैं घर वालों के रवैये से भी परेशान थी, इसलिए सोच लिया कि उसकी बात मान लेनी चाहिए। और फिर घर वालों की मौजूदगी में मेरा ब्याह अभिमन्यु से हो गया। अभिमन्यु बहुत खुश था, जैसे उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। अभिमन्यु एक डॉक्टर था, शाम को एक क्लिनिक पर बैठता था। मैं दूसरे तीसरे दिन अपने मायके आ जाती थी और माँ के साथ कुछ वक्त गुजारकर मुझे सुकून मिलता था। एक दिन अभिमन्यु ने कहा कि वह शाम को वापसी पर मुझे ले जाएगा, लेकिन शाम को उसका फोन आया कि इमरजेंसी में एक मरीज आ गया है, इसलिए नहीं आ सकता। तुम ऑटो ले लो या अपने भाई से कहो कि तुम्हें छोड़ जाए। मेरा भाई उस वक्त ट्यूशन गया हुआ था। मैंने सोचा खुद ही चली जाती हूँ। ऑटो नहीं मिला तो मैं पैदल चलने लगी। थोड़ी दूर पक्की सड़क थी, वहां से ऑटो मिल जाता था। मैं तेज तेज चलने लगी। सुनसान रास्ता और एक नई मुलाकात। मैं एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी जब एक जवान लड़की रोती हुई मेरे पास आई। उसके माथे से खून बह रहा था। मैं घबरा गई। जब वह मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज मेरी इज्जत बचा लो, वह मुझे पकड़ लेगा। उसकी आंखों में डर और बेबसी की एक कहानी थी। मैं जल्दी से उस लड़की को अपने साथ ले गई। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी, जैसे कोई फूल जो अपनी ताजगी खो चुका हो। मैंने उसे गर्म दूध और खाना देकर दवा दी। रात को जब अभिमन्यु आया तो उसे बताया कि मैंने अपनी दोस्त की बहन को कुछ दिनों के लिए घर में रखा है। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अगले दिन उस लड़की के चीखने की आवाज आई तो मैं डर गई। लेकिन बाहर जाते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह मेरे पति को देखकर डर रही थी और मेरा पति भी डरा हुआ था। जब अचानक उस लड़की ने मुझे अपनी कमर दिखाई, जिसे देखते ही मैं पत्थर की हो गई। कमर पर जख्मों के निशान थे। उस लड़की ने कहा कि मैं खुद को तमाम बंधनों से आज़ाद समझती थी और यह भूल हो गई कि इंसान की कुछ हदें होती हैं। यहाँ हर लड़की को दूसरों पर भरोसा करने की गलती की सज़ा मिलती है। इस सज़ा का एहसास मुझे उस दिन हुआ जब पता चला कि मैं उस शुभम के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने अपनी इस कैफियत का इजहार अपनी एक सहेली से किया तो उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा था उस शुभम पर भरोसा मत करना।
लेकिन मुझे शुभम बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं भूल गई कि वह पश्चिमी कल्चर का लड़का है जिसके नज़दीक औरत की इज्जत की कोई कद्र नहीं होती। 3-4 लड़कियों ने मुझे खबरदार किया था कि शुभम अच्छा लड़का नहीं, यह लड़कियों को अपना आदी करता है और फिर नशे का आदी कर देता है। मैं पागल उसकी बातों में आ गई, नशे की हालत में अंधी हो जाती थी और फिर इसकी सज़ा मुझे मिली। मैंने माता पिता की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और कुदरत ने मुझे मिट्टी में मिला दिया। मेरी जिंदगी तबाह कर दी इस शुभम ने। मैं अपनी इज्जत खो चुकी थी और मेरे पेट में उसका नाजायज बच्चा पल रहा था जिससे मुझे जान छुड़वानी थी। लेकिन जिस भी डॉक्टर के पास गई, सब यही कहते कि एक तो यह गैर कानूनी काम है, दूसरा मेरी जान को भी खतरा है। डॉक्टर अभिमन्यु का घिनौना चेहरा और सच्चाई का खुलासा। एक दिन मेरी सहेली ने कहा कि डॉक्टर अभिमन्यु के पास चली जाओ, वह तुम्हें अच्छी सलाह देंगे और तुम्हारी इस मुसीबत से जान भी छुड़वा देंगे। मैं उसके पास गई, जिसने मुझे अजीब नज़रों से देखा। मैं चेहरे से ही पहचान गई कि मैं क्यों उसके क्लिनिक में दाखिल हुई हूँ। मुझे देखकर यूं मुस्कुराया जैसे पहले से जानता हो। मैंने शर्मिंदा लहजे में कहा कि मैं इस मसले के लिए आई हूँ। वह कहने लगा, मैं समझ गया हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन एक डॉक्टर को यह शोभा नहीं देता था। लेकिन मैं मजबूर थी, मुझे इस मुसीबत से निकलना था। इसीलिए खामोशी से सब कुछ सुनना मेरी मजबूरी थी। वह कहने लगा, मैं ऐसा काम करने तो नहीं देता अपने अस्पताल के स्टाफ को, लेकिन जिस लड़की ने तुम्हें भेजा है उसे मना भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जैसा कहूं वैसा करना होगा। अगर मेरा मूड बिगड़ गया तो इनकार कर दूंगा, और तुम जानती हो कि इसका नतीजा क्या होगा। मैंने हैरत से उस डॉक्टर को देखा जो मुझे ही देख रहा था। कहने लगा, घबराने की कोई बात नहीं, और बड़े प्यार से बोला, तुम्हारी खूबसूरती पर तरस आता है, वरना मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। यह जुर्म है, अगर मैंने ऐसा काम किया तो जेल चला जाऊंगा। मैं डरता सिर्फ इसलिए हूं कि यह काम कानून के खिलाफ है। मुझे लगा कहीं डॉक्टर मना ही न कर दे, क्योंकि वह बार बार कानून की बात कर रहा था, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गिड़गिड़ाती रही, मैं तबाह हो जाऊंगी, मेरे पिता तो खुदकुशी कर लेंगे और मेरे भाई मुझे जिंदा दफन कर देंगे। उसने मुझे कहा कि फिक्र मत करो, तुम्हें तबाह नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं समझ गई थी कि यह डॉक्टर मुझे अच्छी लड़की नहीं समझ रहा, और खुद भी यह कोई बाकिरदार शख्स नहीं था। मैंने अपनी उसी सहेली को डॉक्टर के करतूत बताए, मगर मेरी सहेली ने कहा, तुम्हें वहम है, डॉक्टर अच्छा शख्स है, तुम्हें हर किसी पर शक की आदत है। एक दिन मुझे वही शख्स नजर आ गया जिसकी वजह से मैं इस मुसीबत में फंसी थी। मैंने कहा कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, अब मुझसे शादी करो, नहीं तो सारे जमाने को तुम्हारी हकीकत बता दूंगी। वह कहने लगा, तुम जिसके साथ गाड़ियों में और होटलों में घूमी हो, उनसे भी पूछो जाकर, पता नहीं किसका बच्चा है और मेरे पास आ गई हो। उसने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। घर आई तो मेरी माँ ने मेरी हालत देखी और फिक्रमंदी से पूछा। वह भी शायद सब कुछ समझ गई थी, लेकिन मेरी माँ को राजनीति से फुर्सत नहीं थी कि अपनी बेटी को देखती। शायद मेरी माँ ने दिल ही दिल में स्वीकार कर लिया था कि बेटी को इस हाल तक पहुंचाने में मेरा भी हाथ है। जाकर दिन तय कर दो और कोशिश करो कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। ये मेरा वही कजिन था जो मुझे अचानक भांता नहीं था। मेरे गुनाहों ने मुझे मजबूर कर दिया और मैंने दिल में ठान लिया कि इस लड़के को हर सूरत कबूल कर लूंगी। मैंने पश्चिमी कल्चर पर लानत भेजी और सोच लिया कि पति को सब कुछ सच बताकर माफी मांग लूंगी और आइंदा साफ सुथरी जिंदगी गुजारूंगी। मेरे गुनाहों ने मुझे झकझोर कर जगा दिया था। मेरी माँ ने जब मेरा फैसला सुना तो बहुत खुश हुई। माँ ने पिता को असल बात तो बता दी, मगर यह खुशखबरी सुना दी कि बेटी शादी के लिए राजी हो गई है। पिता ने फौरन जाकर दिन तय कर दिए। मैं 10 दिन तक घर से न निकली। मैं नशे की भी आदी थी। कहते हैं कि यह नशे नहीं छूटते, लेकिन मेरा तजुर्बा बिल्कुल अलग था। सिर्फ इरादा किया था और नीयत की थी कि मुझे इससे निकलना है। मैंने जो ठोकर खाई थी वह मुझे सीधे रास्ते पर ले आई थी, मगर एक यह डॉक्टर था जो सीधे रास्ते की दीवार बन गया। अगर वह मेरा केस लेने से इनकार कर देता तो मुझे अफसोस ना होता, लेकिन यह मुझे मिलने के लिए कह रहा था। कहने लगा कि सिर्फ इस गुनाह की वजह से तुम शादी मत करो, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन यह शादी ऐसी होगी कि तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। जब मैंने इनकार किया तो यह मुझे ब्लैकमेल करने लगा। इसने मुझे धोखा दिया और मेरी मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मेरे पिता को सब कुछ बता दिया। मेरे मंगेतर को भी बता दिया कि मैं एक बेकिरदार लड़की हूँ। उसने शादी से इनकार कर दिया। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मारा। मेरे भाई मुझे मार देना चाहते थे। मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागी थी। मेरे दिल में इंतकाम की आग थी।
मैं इस डॉक्टर को तबाह करना चाहती थी। एक बार तो दिल में आया कि डॉक्टर के घर का पता मालूम करके उसकी पत्नी को बताऊं कि तुम्हारा पति डॉक्टर नहीं, लुटेरा है, इज्जत का लुटेरा है। मगर मेरे गुनाह मुझे शर्मिंदा कर देते थे। लेकिन आज मैं खुद ही वह लड़की सब कुछ बताकर अब बुरी तरह सिसक रही थी। मेरा पति सिर झुकाए खड़ा था, जिसे मुझसे प्यार का दावा था, और उसका किरदार इतना घटिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा पति ऐसा भी हो सकता है। यह अभिमन्यु तो नहीं था जिसे मैं जानती थी। उसका तो चेहरा बहुत घिनौना और खौफनाक था। अभिमन्यु ने कहा कि वह माफी मांगने के लिए तैयार है। वह बहक गया था। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी समझा लूंगा, बस तुम मुझे माफ कर दो। वह लड़की खामोश थी और लगातार रो रही थी। मैंने कहा, यह लड़की तुम्हें माफ कर भी दे अभिमन्यु, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम एक घटिया शख्स हो। मैं तुम्हें क्या समझी और तुम क्या निकले। मैंने उस लड़की को साथ लिया और अपने पहले पति की तरफ से जो घर मेरे नाम था वहां चली गई। अभिमन्यु कई बार आया, माफी मांगता रहा, लेकिन मैं अब उसे माफ नहीं कर सकती थी। उस दिन मैंने सोचा था कि हम इंसान कितने बेवकूफ होते हैं, हमें लोगों की पहचान नहीं होती। मैं कितने साल तक विनीत को घमंडी समझकर उससे शादी से इनकार करती रही और उसी अभिमन्यु को अच्छा समझती रही। लेकिन विनीत से शादी के बाद पता चला कि वह कैसा शख्स था, जिसे रिश्तों की इज्जत और मुकाम का पता था। इतना अमीर था, लेकिन उसकी शख्सियत में घमंड तक नहीं था। वह लोगों की बेटियों को भी अपने घर की औरतों की तरह इज्जत देता था। और जिस अभिमन्यु को मैं अच्छा समझती रही, वह धोखेबाज और घटिया निकला, जिसने एक मजबूर लड़की की मजबूरी से फायदा उठाने की कोशिश की और न जाने कितनी ऐसी लड़कियों को बर्बाद किया होगा। मुझे अब उस पर भरोसा नहीं था। मैं अब उससे नफरत करने लगी थी। रात का वक्त था। मैं सो रही थी जब अचानक मुझे उस लड़की की आवाज आई। मैंने देखा तो वह जमीन पर लेटी दर्द से कराह रही थी। उसके मुंह से खून की उल्टी आ रही थी। मैं डर गई। उससे पूछा कि यह सब क्या है और तुम कब से इतनी बीमार थी। उसने दर्द में भी मुस्कुराते हुए कमजोरी से उठते हुए कहा, मुझे जो बीमारी है वह आखिरी स्टेज पर है। मैं कुछ दिन की मेहमान हूं। मौत का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। उसने कमजोरी से साइड टेबल से रिपोर्टें निकालीं, जिन्हें पढ़कर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं उसके गले लगकर रोने लगी। वह भी रो रही थी और कहने लगी, मैं अपना आखिरी वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारना चाहती हूँ, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। मैं इस काबिल नहीं कि उस इज्जतदार घराने की बेटी कहला सकूं। वह फूट फूट कर रो रही थी। मैंने रोते हुए उसको गले लगाया और हम दोनों फूट फूट कर रो पड़े। मुझे अचानक एहसास हुआ जैसे वह बेजान होती जा रही है। मैं उसे देखकर डर गई और जल्दी से अभिमन्यु को फोन किया। मुझे उस वक्त लगा वही कुछ कर सकता है। हालांकि मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे उस वक्त उस लड़की की जान बचानी थी। थोड़ी देर में अभिमन्यु एम्बुलेंस के साथ आ गया और हम उस लड़की को अस्पताल ले आए। उसके घर वालों को अभिमन्यु ने कैसे बुलवाया और क्या कहा पता नहीं, लेकिन मैंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स और एक औरत पिछले 1 घंटे से बैठे रो रहे थे। मैं उनके साथ बैठ गई और उन माताजी को तसल्ली दी तो कहने लगी, हम तो समझे थे यह मर गई होगी। हम तो सब्र कर चुके थे, लेकिन आज फिर से इसे मरता देखने के लिए हम जिंदा हैं। ये हमारी इकलौती बेटी है, 5 भाइयों की इकलौती बहन। हमने इसे आज़ादी दी, बस यही हमारी गलती है। और इसने इस आज़ादी में हर हद पार कर दी। नशा करने लगी, लड़कों से दोस्ती, घूमना फिरना। हमने जब समझाया तो इसने घर छोड़ दिया। इसलिए हम नहीं समझते कि सिर्फ डॉक्टर अभिमन्यु का कसूर है। जब लड़की खुद दावत दे तो मर्द भेड़िया ही बन जाता है। डॉक्टर अभिमन्यु ने हमसे माफी मांगी थी कि वह उस लड़की को ब्लैकमेल करता रहा, लेकिन इस वक्त यह घर लौट चुकी थी। डॉक्टर अभिमन्यु भी इस गुनाह में हाथ रंगने से बच गया। वह कसूरवार होगा, लेकिन अकेला वह कसूरवार नहीं, हमारी बेटी भी है, जिसका पश्चिमी पहनावा और फैशन की आड़ में खुद को मॉडर्न कहना खुद दावत देता है लोगों को कि आओ देखो मुझे, मैं चलती फिरती दावत ए गुनाह हूँ। इसलिए तो पर्दे को और बेटी की परवरिश को बहुत सी बातों को देखते हुए करना चाहिए। काश मैं अच्छी माँ साबित होती, इसे इस दलदल में जाने न देती, इसे वक्त देती तो आज यह यहाँ इस हाल में न होती। वह औरत अब रो रही थी। जब वह बूढ़ा शख्स जो उस लड़की का पिता था बोला, जितना रोना है रो लो, अब क्या फायदा, तुमने और तुम्हारी बेटी ने तो मुझसे रोने का हक भी छीन लिया। रोऊंगा तो लोग कहते हैं कि कमजोर मर्द है, घर की औरतों को संभाल नहीं सका, अब रोता है। उसी वक्त डॉक्टर्स कमरे से बाहर आए और बताया कि बच्चा बच गया है, लेकिन वह लड़की नहीं बच सकी। मैंने हैरत से और दुख से अपनी चीख को रोका था। अभी कल ही तो बिल्कुल ठीक थी। जिंदगी इतनी अनिश्चित और छोटी सी चीज है। उस दिन मैंने अपनों से बिछड़ जाने के दर्द को महसूस किया था। वह जैसी भी थी, लेकिन अपने पीछे रोने वालों को छोड़ गई थी। इसमें कसूर जिसका भी था,
लेकिन एक लड़की अपनी जान से चली गई थी और बहुत सी नजरों में कसूरवार भी थी। एक और गुनाहगार इस दुनिया में उसकी कोख से जन्म ले चुका था, जिसे मैंने गोद ले लिया, और इस राज को राज रखने के लिए यही कहा गया कि माँ और बच्चा दोनों मर गए थे। और वह मर्द जिनकी वजह से यह सब हुआ था, समाज में अपना मुकाम पर थे, क्योंकि उस लड़की के घर वाले खुद को और उस लड़की को कसूरवार कहकर खुद ही इस मर्दों के समाज को माफ कर चुके थे। नई जिंदगी की शुरुआत और बेटियों की परवरिश उस लड़की को गुजरे 10 दिन होने वाले थे, लेकिन मेरे दिमाग से वह एक लम्हा नहीं निकलता था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे घर वाले मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। एक दिन मेरी माँ आई और कहने लगी, अभिमन्यु को माफ कर दो, वह शर्मिंदा है। मैंने माँ को देखा और पूछा, अगर पिताजी होते अभिमन्यु की जगह तो क्या आप पिताजी को माफ कर देती? माँ ने मेरी तरफ देखा और बोली कि हाँ, कर देती, क्योंकि मैं एक औरत होकर भी यही समझती हूँ कि मर्दों को बहकाने में औरतों का हाथ है। अगर हम ठीक हैं, अपनी हदों को जानती हैं, तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं कि वह किसी औरत को निगल ले। औरत अगर बाकिरदार हो, पवित्र हो, तो हर मर्द उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाता है। मैंने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। यही तय था कि हम औरतें ही समझौता करें। दूसरे दिन मैं अपने ससुराल आ गई। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा था, न कोई सफाई, न माफी, न मुझे जरूरत थी। मैंने खामोशी अपना ली। यही मेरे बस में था। शादी के 3 साल बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया और यही फैसला किया कि उसकी परवरिश ऐसे करूंगी कि उसे अपनी हदों और इज्जत का पता हो, जहां से गुजरे लोगों की नजरें खुद ब खुद झुक जाएं। मैंने उस लड़की की बेटी को भी अपनी बेटी की तरह ही समझा। दोनों आज तक नहीं जानती कि सगी बहनें नहीं हैं। मैं नहीं चाहती थी कि उस लड़की की माँ के गुनाहों की सजा उसे मिले, इसलिए अभिमन्यु से कहा कि वह भी कभी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेगा कि उस लड़की की बेटी राधिका हमारे पास है। राधिका से मुझे उतनी ही मोहब्बत थी जितनी अपनी बेटी से थी। मेरी बेटी और राधिका अक्सर ही लड़ती रहती थीं, और मैं हमेशा राधिका का साथ लेती थी, और अभिमन्यु हमारी बेटी को ही सही समझता। मैं अक्सर कहती कि यह ठीक नहीं। राधिका को लगता है कि हम लोग उससे प्यार नहीं करते, लेकिन अभिमन्यु की दलील थी कि राधिका का साथ लेने को तुम ही काफी हो। राधिका अब जिद्दी होती जा रही थी, बात बात पर बहस करने लगी थी। मैं बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अभिमन्यु उसे डांट देता। वह अब यही करती थी कि बातें हमसे छिपाने लगी थीं। जब 10वीं के पेपर हो रहे थे, मेरे भांजे अर्णव का हमारे घर आना हुआ। उसका दफ्तर हमारे घर के करीब था, इसलिए मैंने और अभिमन्यु ने कहा कि वह हमारे साथ यहीं रहे। मेरा भांजा बहुत ही संजीदा तबीयत का लड़का था। मेरी बेटी और मेरा भांजा देर तक किसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। जब मैं आई तो किसी बात पर लड़ने लगे। मेरी बेटी ने कहा कि मैं माँ को बता दूंगी, राधिका तुम्हें फोन करती है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे देखते ही मेरी बेटी ने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे कमरे में जाने को कहा और अपने भांजे से पूछा कि क्या बात थी। राधिका तुम्हें क्यों फोन करती है? उसने मुझे कहा, मासी, आप वादा करें उसे कुछ नहीं कहेंगी। वह बच्ची है, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ। इस उम्र में हम दूसरों से मुतासिर हो जाते हैं और इस खिंचाव को मोहब्बत समझने लगते हैं। आप फिक्र न करें, मैं उसे समझा चुका हूँ। लेकिन मैं फिक्रमंद कैसे ना होती। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं इसी बारे में सोचती रही। अगली सुबह तड़के के वक्त जब मैं पूजा के लिए राधिका को जगाने गई तो वह रो रही थी। मुझे देखते ही मुझसे लिपट गई और बोली, माँ, आपका भांजा मुझे नजरअंदाज करता है। पहले बातें करता था मुझसे, अब उसने मुझे कहा है कि मैं फोन न करूं। मैंने उस वक्त उसे प्यार से समझाया कि राधिका, जब तक तुम कजिन थी वह बात करता रहा। तुम्हें बच्ची समझकर तुम्हारी बातें सुनता था, लेकिन जब उसे लगा कि तुम उसे सिर्फ कजिन नहीं समझती तो वह सिर्फ कजिन ही बन गया। इसलिए समझ जाओ, वह तुम्हें समझा रहा है। लेकिन उस दिन मैंने एक बागी लड़की देखी जिसे सिर्फ अपनी ही करनी थी। उसने कमरे की चीजें तोड़नी शुरू कर दी। कहने लगी, आप तो चाहती ही यही हैं। आपको और पापा को मुझसे प्यार ही नहीं है। आप लोग छोटी को ही अच्छा समझते हैं और आपका भांजा भी उसी की तारीफें करता है। उस दिन मेरा हाथ उठा और मुझे शिद्दत से महसूस हुआ कि खून की वाकई जुबान होती है। ये कहीं ना कहीं अपना आप दिखाता है। राधिका ने मेरे भांजे में दिलचस्पी लेकर गलत किया या नहीं, वह अलग मसला था, लेकिन उसका इतनी सी उम्र में यह कहना कि उसकी बहन ही अहमियत की वजह है और कम उम्र में इन झमेलों में पड़ जाना, ये मुझे बहुत परेशान कर गया। मैंने अभिमन्यु को इन बातों का बता दिया। मेरे भांजे को भी पता चल गया और वह कहीं और शिफ्ट हो गया। उसने राधिका का नंबर ब्लॉक कर दिया। राधिका का फैसला और मेरी बेटी का रिश्ता बाद को 2 साल गुजर गए। राधिका पढ़ाई में व्यस्त हो गई। एक दिन मेरे उसी भांजे का रिश्ता आया, लेकिन राधिका के लिए नहीं, मेरी छोटी बेटी के लिए। मैं हैरान थी, लेकिन खुश भी थी कि चलो एक बेटी तो अपनों में चली जाएगी। मैं अभिमन्यु से बात करके जवाब देती। उससे पहले ही राधिका कमरे में आई और बोली कि मैं न कहती थी कि आपका भांजा मेरी छोटी बहन में दिलचस्पी ले रहा था, इसीलिए उसने 2 साल बाद उसी के लिए रिश्ता भेजा। मैंने उसे कहा कि यह बड़ों की बातें हैं, तुम इस सब से दूर रहो।
लेकिन मैं भूल गई कि वह मेरी बेटी नहीं थी। वह तो उस लड़की की बेटी थी जिसने अपने माता पिता को पीछे छोड़ दिया था और अपनी अलग ही दुनिया बनाने निकली थी और बर्बाद हो गई थी। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे करती? राधिका ने इस बात को अपनी इज्जत का मसला बना लिया और मैंने अपने भांजे से बात की कि राधिका भी तो मेरी बेटी है, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन उसने जो कहा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा कि वह किसी नाजायज संतान से जायज रिश्ता नहीं जोड़ सकता। मैंने अपने भाई से बात की, उनकी भी यही मर्जी थी। मैंने जवाब दे दिया और कहा कि दोनों मेरी बेटियां हैं, अगर किसी ने दोबारा यह बात की तो हर रिश्ता तोड़ दूंगी। राधिका कनाडा चली गई आगे की पढ़ाई के लिए और एक दिन फोन आया कि वहीं उसने किसी लड़के से शादी कर ली। अभिमन्यु ने उस घर के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए। मेरे भाई ने फिर से मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगा, लेकिन इस बार मैं इनकार नहीं कर सकी। आज भी मुझे वह प्यारी लेकिन बदनसीब लड़की बहुत याद आती है और मैं कहती हूं कि तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखा, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। बस यह दुआ है कि ईश्वर उसके नसीब अच्छे करे और हर बेटी की इज्जत की हिफाजत फरमाए। माँ की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि सिर्फ बेटी की नहीं, बेटे की परवरिश की भी जरूरत है। उसे पता हो कि हर लड़की की इज्जत उतनी ही अहम है जितनी मेरी बहन की इज्जत पवित्र है। जो अपनी बहनों की इज्जत करते हैं वह दूसरों की बहनों की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकते। जब से राधिका कनाडा गई थी और मेरी बेटी की शादी मेरे भांजे अर्णव से हुई थी, घर में एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर बरकरार न रह सका। शादी के कुछ महीने बाद ही अर्णव और मेरी बेटी में कड़वाहट रहने लगी। मेरा भाई और भाभी लगातार मुझसे शिकायत करते थे कि मेरी बेटी घर के कामों में दिलचस्पी नहीं लेती। वह अक्सर कहती थी कि अर्णव भी तो कभी घर के कामों में हाथ नहीं बंटाता, तो सिर्फ उसी से क्यों उम्मीद रखी जाती है। यह एक ऐसा मसला था जो हमारे परिवार में कभी नहीं उठा था। वे लोग मॉडर्न विचारों के आदी नहीं थे। एक दिन अभिमन्यु और मैं अर्णव और अपनी बेटी से मिलने गए। देखा कि दोनों के बीच एक बेरुखी सी थी। अर्णव ने हमें बताया कि उनके बीच एक नई बहस छिड़ी हुई है, मेरी बेटी की नौकरी करने की इच्छा पर। अर्णव चाहता था कि वह घर संभाले, लेकिन मेरी बेटी को उसकी यह बात कबूल नहीं थी। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, घर बैठने के लिए नहीं, वह कहती थी। अभिमन्यु ने इस मामले में खामोशी अपना ली, लेकिन मैं अपनी बेटी को समझाने लगी, बेटा, पति की बात भी माननी पड़ती है। घर बसाने के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं। मेरी बेटी ने कड़वे लहजे में कहा, माँ, आप ये बातें कह रही हैं? आपने तो अपनी पूरी जिंदगी अपनी पसंद को कुर्बान किया है, एक बार विनीत के लिए और दूसरी बार अभिमन्यु के लिए। और क्या मिला? खुशी? नहीं, सिर्फ समझौते। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगी। उसकी बातों में एक कड़वाहट और बगावत थी जिसने मेरे दिल को छलनी कर दिया। मुझे महसूस हुआ कि मैंने उसे आज़ादी दी, लेकिन इस आज़ादी में वह मुझसे बहुत दूर चली गई थी। इसी दौरान राधिका के फ़ोन आने बंद हो गए। मैंने कई बार उसका नंबर मिलाया, लेकिन वह बंद आता था। मैं परेशान हो गई थी। एक माँ की हैसियत से मेरे लिए वह भी उतनी ही अहम थी। मैंने उसके पते पर एक खत लिखा, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। एक दिन जब मैं और अभिमन्यु पार्क में बैठे थे, तो एक अजनबी शख्स हमारे पास आया। वह एक अच्छी शक्ल वाला, संजीदा मिजाज आदमी था जिसका नाम संजय था, और उसने बताया कि वह कनाडा से आया है और राधिका का दोस्त है। वह हमें देखकर मुस्कुराया और कहा, मैं राधिका को जानता हूँ और मैं उसके बारे में कुछ अहम बातें बताना चाहता हूँ। संजय ने हमें बताया कि राधिका ने जिस लड़के से शादी की थी वह दरअसल एक नशा बेचने वाला था। वह सिर्फ पैसों के लिए राधिका के साथ था। जब उसे पता चला कि राधिका के पीछे कोई बड़ा परिवार नहीं, तो उसने उसे छोड़ दिया। ये सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने जल्दी से संजय से पूछा कि अब राधिका कहाँ है। उसने बताया कि राधिका ने इस धोखे के बाद खुद को अकेला कर लिया है। वह बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई है और उसका इलाज चल रहा है। वह नहीं चाहती कि आप लोगों को परेशान करे, इसलिए उसने आपसे संपर्क करना छोड़ दिया। संजय ने हमें राधिका की हालत के बारे में सब कुछ बताया। वह कहने लगा कि राधिका में एक गहरा डर था कि कहीं उसके माता पिता अभिमन्यु और मैं उसे छोड़ न दें। इस डर की वजह से उसने अपने अतीत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं। अभिमन्यु और मैं दोनों हैरान थे। अभिमन्यु ने फौरन कनाडा जाने का फैसला किया। वह मेरी बेटी है और मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता, अभिमन्यु ने कहा। उसने जो किया सो किया, लेकिन वह मेरी जिम्मेदारी है।
अभिमन्यु ने मुझसे कहा कि वह उसे वापस लेकर आएगा, लेकिन मेरे दिल में डर था। एक दफा उसकी जन्म देने वाली माँ ने अपनी किस्मत का फैसला खुद किया था और उसे बर्बाद कर दिया था। कहीं राधिका भी तो वही गलती नहीं कर रही थी? मुझे अपनी बेटी के अल्फाज याद आ गए कि मैं अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगी। मुझे लगा कि यह राधिका की परवरिश की गलती नहीं थी, बल्कि कुछ लोग किस्मत में ही ऐसे होते हैं कि खुद अपनी तबाही का सामान बन जाते हैं। अभिमन्यु राधिका को कनाडा से वापस ले आए। वह बहुत कमजोर और थकी हुई थी। उसकी आंखों में बेबसी और मायूसी की एक नई कहानी थी। उसने आते ही सबसे पहले मुझसे माफी मांगी। माँ, मैंने हमेशा आपकी मोहब्बत को शक की नज़र से देखा, उसने रोते हुए कहा। मुझे लगता था कि आप मुझे मेरी बहन से कम प्यार करती हैं, लेकिन जब से मैं इस दलदल में फंसी हूं, मुझे एहसास हुआ कि आपकी मोहब्बत ही सच्ची थी। राधिका के वापस आने के बाद मेरा भाई और भाभी हमारे घर आए। अर्णव भी वहां था और वह दोनों भी काफी खुश थे। सब ने राधिका को कबूल किया। मैं हैरान थी कि वे लोग कितने मेहरबान और बड़े दिल वाले थे। मेरा भाई राधिका के सिर पर हाथ फेरकर कहने लगा, बेटा, इंसान गलती से ही सीखता है। अब तुमने ठोकर खाई है तो सुधर जाओ। लेकिन मेरी बेटी ने एक कड़वी बात कही। उसने कहा कि राधिका को सब कबूल कर रहे हैं क्योंकि वह मेरी बेटी है। अगर कोई गरीब लड़की होती तो उसको सड़क पर छोड़ देते, उसने कहा। मुझे अपनी बेटी की ये बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि उसने अपने अंदर नफरत और कड़वाहट को पाल लिया था। अर्णव और मेरी बेटी के बीच की दूरी कम होने की बजाय बढ़ने लगी। मेरी बेटी अक्सर अभिमन्यु से कहती कि आप राधिका को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? वह आपकी अपनी बेटी नहीं है। अभिमन्यु खामोश होकर सुनता रहता। उसका दिल अपनी बेटी के लिए खड़ रहा था। एक दिन उसने मेरी बेटी को जोर से डांटा और कहा, वह मेरी बेटी है और उसे एक बाप की मोहब्बत की जरूरत है जो शायद तुम भूल गई हो। अभिमन्यु का मेरी बेटी पर यह गुस्सा उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे गया। वह रोने लगी और कहने लगी, आपने उससे भी प्यार किया और अब आप उस पर भी गुस्सा करते हैं। अभिमन्यु ने फिर एक सख्त फैसला लिया। उसने एक दिन हम सबको इकट्ठा किया और कहा, मैं अपनी बेटी के रवैये से बहुत परेशान हूं। मेरी बेटी ने कहा कि मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस राधिका को मुझ पर तरजीह मत दो। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली और उसके सामने एक खत रखा। यह तुम्हारे लिए है। मेरी बेटी ने जब वह खत पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वह खत उसके रिश्ते के बारे में था। उसे यह पता चला कि उसके भाई ने उसकी पैदाइश के बारे में गलत बयान दिया था। वह खत अभिमन्यु ने लिखा था, यह बताने के लिए कि वह राधिका को क्यों ज्यादा तरजीह देता है। मेरी बेटी ने वह खत फाड़कर फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने रोते हुए कहा कि मुझे अभिमन्यु ने बताया है कि मैं उनकी नाजायज संतान हूं। मैं हैरान रह गई। अभिमन्यु ने अपनी सच्चाई का इजहार क्यों किया? वह तो विनीत की बेटी थी। वह तुम पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मैंने पूछा। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि अभिमन्यु ने खत में लिखा था कि वह उसके भाई नहीं है, उसका पिता है, और यह कि मैंने उसकी माँ की बीमारी के दौरान उससे नाजायज रिश्ता रखा था, इसलिए मैंने अपने भाई के साथ शादी से इनकार कर दिया, उसने बताया। मैंने अभिमन्यु को देखकर कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? अभिमन्यु ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि उसने यह बात इसलिए की ताकि उसकी बेटी का घमंड खत्म हो। आज भी मुझे विनीत की याद आती है और मैं सोचती हूँ कि वह कितना महान शख्स था। उसकी मौत के बाद भी उसने मेरी और मेरी बेटी की हिफाजत की। विनीत और अभिमन्यु के मुकाबले में एक का किरदार कितना महान था और दूसरे का कितना घटिया। अब मैं अपने घर और उसकी इज्जत की खातिर खामोश होकर यह सब देख रही हूँ। क्या एक माँ का फर्ज सिर्फ अपने बच्चों को जन्म देना है